बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, आज हम वित्तीय लेखांकन एवं निर्णयन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत बीमा संबंधित दावे के बारे में लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, जब हम जीवन बीमा की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर एश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि बाकी बीमे, अग्नि बीमा, सामुदायिक बीमा, दुर्घटना बीमा, चोरी का बीमा, बेईमानी बीमा आदि के वक्त इस्तेमाल वाला शब्द इंश्योरेंस किया जाता है। जीवन बीमा को क्षतिपूर्वक का बीमा मानने की अपेक्षा विनियोग भी माना जाता है, जबकि जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी बीमे क्षतिपूर्वक के बीमे होते हैं। प्रत्येक बीमा अनुबंध के शर्तों का विवरण बीमा कंपनी द्वारा बीमित को दी गई बीमा पॉलिसी में दिया जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में ऑल टर्म्स एंड conditions are being written, and we all have to understand that terms and conditions before going for any insurance. प्रत्येक बीमा अनुबंध की शर्तों का विवरण जो दिया गया है उसमें क्षति होने पर बीमा को बीमा कंपनी के क्षति की पूर्ति दावा प्रस्तुत करना होता है। दावे की राशि बीमा पॉलिसी में वर्णित शर्तों के अनुसार की जाती है। व्यावसायिक जगत में बीमा संबंधी क्षतिपूर्ति दावों की राशि के परिकलन एवं उसके बीमा कंपनियों से उनकी प्राप्ति हेतु बीमा पॉलिसी की शर्तों का विश्लेषण करने हेतु संपर्क और पत्र व्यवहार करने का कार्य करने हेतु कुशल लेखापाल की आवश्यकता अनुभव की जाती है। विद्यार्थियों, बीमा कंपनी विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसियों में तय शर्तों के आधार पर क्षतिपूर्ति के दावा स्वीकार करती है। इसलिए लेखापाल संबंधी बीमा पॉलिसियों की शर्तों का अध्ययन कर दावे की राशि का परिकल्पन करते हैं। विद्यार्थियों, बीमा संबंधित दावे के अंतर्गत 3 प्रकार के बीमा अनुबंधों के संबंधित दावों की राशि परिकल्पित करने की विधि का विवरण किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, स्टॉक इंश्योरेंस, जिसको कहते हैं हम स्टॉक का बीमा। नंबर 2, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस, परिणामी हानि का बीमा। और 3rd, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, व्यापक बीमा। विद्यार्थियों, स्टॉक के बीमे से संबंधित दावों की राशि का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये अकाउंटेंट बच्चे जितने भी अकाउंटिंग के हैं उनको ये जानना बहुत ही अति आवश्यक है। स्टॉक का बीमा एक क्षतिपूर्ति का प्रसन्न होता है, अतः अग्नि, बाढ़, चोरी आदि किसी विशिष्ट बीमे कारण से हानि होने पर माल की वास्तविक हानि की राशि तक की पूर्ति की जाती है, चाहे बीमा पॉलिसी अधिक राशि की क्यों न ली गई हो। अतः दावों
प्रस्तुत करने हेतु ये जानना आवश्यक है कि बीमा संबंधी क्लेम्स, जिसको हम इंश्योरेंस क्लेम्स के नाम से भी जानते हैं, कि उसमें किस प्रकार का पॉलिसी हो और उन पॉलिसियों के शर्तों के आधार पर मान्यती राशि, इंश्योरेंस क्लेम्स किस प्रकार से उसमें राशि की प्राप्ति हो सकती है। ज़्यादातर ये नियम और कायदे हम मैरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आजकल डिसऑनेस्टी इंश्योरेंस आदि, जिनसे भी बीमा इंश्योरेंस, फसल इंश्योरेंस से आदि जितने भी जिससे नुकसान होने की संभावना होती है, एवं जम्मू एंड कश्मीर में आजकल टेररिज्म इंश्योरेंस का भी प्रचलन हो रहा है कि अगर टेररिज्म से आपके किसी भी जान या माल की नुकसान हुआ हो तो उस सूरत में आप इंश्योरेंस क्लेम से वो राशि प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि आदि विशिष्ट कारणों से नष्ट हुए माल का दावा प्रस्तुत करने हेतु दावे की राशि का निर्धारण अग्र सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। विद्यार्थियों, बचाए हुए माल का मूल्य ज्ञान करना भी एक अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। मान लीजिए माल की अग्नि बीमा कराया जाता है तो अग्नि से नष्ट होने से जो माल पूर्णतः बचा लिया जाता है, अथवा ऐसा माल जो कुछ खराब हो जाता है, पूर्ण नष्ट नहीं हुआ हो तथा उसे ठीक करने के काम में लिया जा सकता है अथवा बेचा जा, तो उसे बचाया हुआ माल सेव्ड गुड्स कहते हैं। यदि बीमा कंपनी से अग्नि आदि कारण के नष्ट हुए माल की हानि की राशि के बजाय हानि की तिथि को गोदाम, दुकान या फैक्ट्री आदि से पूरे माल की राशि का बीमा निकाला जाए तो क्षतिपूर्ति हेतु बाकी हुए माल को हम इंश्योरेंस क्लेम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रायः बीमा कंपनियां बचाए हुए माल को स्वीकार नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में बचाए हुए माल का मूल्य बीमित एवं बीमक द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है और उससे स्वीकृत दावे की परिकलित करके समय घटा लिया जाता है। इस तरह से इसके आधार पर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज तथा जो इंश्योरेंस क्लेम की प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज हैं, उसके आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है। दूसरा, नष्ट हुआ माल का मूल्य निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड। जो माल अग्नि आदि के द्वारा नष्ट हो जाता है उस माल के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। नष्ट हुए माल के मूल्य का निर्धारण वास्तविक अथवा अनुमानित हो सकता है। इसके 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, वास्तविक मूल्य का निर्धारण, इसकी एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है, और दूसरा अनुमानित मूल्य का निर्धारण, उसका भी एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है। दोनों के अपने अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं। जब हम वास्तविक मूल्य का निर्धारण की बात करते हैं तो अनेक व्यवसायों यथा सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि से लागत लेखा रखना अनिवार्य हो जाता है। जिन उद्योगों में सामग्री से संबंधित विस्तृत लेखे रखे जाते हैं उनमें सामग्री खाता बही के विभिन्न व्यवसायों में सामग्री से संबंधित दर्ज
समस्त व्यवहारों की सहायता से नष्ट हुई सामग्री के मूल्य एवं मात्रा से संबंधित तथ्य ज्ञात हो जाते हैं। इसी प्रकार निर्मित माल से संबंधित लेखे भी रखे जाते हैं। यदि खाता बहिया नष्ट नहीं हुई हो तो इसकी सहायता से नष्ट हुए कच्चे माल, तैयार माल आदि का व्यावसायिक लागत मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। विद्यार्थियों, अनुमानित मूल्य का निर्धारण अनेक व्यावसायिक संस्थाएं सामग्री से संबंधित विस्तृत लागत लेखे नहीं रखी हैं। अतः उन संस्थाओं में सामग्री से संबंधित केवल वित्तीय व्यवहारों के लेखे ही रखे जाते हैं। उन संस्थाओं के नष्ट हुए माल से व्यावसायिक मूल्य का निर्धारण संभव नहीं है। ऐसी व्यावसायिक संस्थाओं के समर्थ व्यापार खाता बनाकर नष्ट हुए माल का अनुमानित मूल्य ज्ञात किया जाता है। विद्यार्थियों, व्यापार खाता बनाने के लिए वित्तीय लेखों में निम्नलिखित सूचनाओं का संकलन करना होता है। नंबर 1, गत वर्षों के चिट्ठे से अंतिम स्टॉक का मूल्य अर्थात चालू लेखा वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक। नंबर 2, चालू लेखा वर्ष में आग आदि से हानि होने की तिथि तक के क्रय और क्रय वापसी। नंबर 3, चालू लेखा वर्ष में आग आदि से हानि होने की तिथि तक से विक्रय एवं विक्रय वापसी। नंबर 4, चालू लेखा वर्ष में माल की बिक्री के अतिरिक्त माल सामग्री का अन्य कोई उपयोग, दान आदि। नंबर 5, चालू वर्ष लेखा वर्ष में आग आदि से होने वाली तिथि तक से प्रत्येक व्यय जिसमें सामान्यतः व्यापार खाते में दर्शाया जाता है। तथा 5वां पॉइंट, गत 3 से 5 वर्षों की बिक्री पर सफल लाभ का प्रतिशत। विद्यार्थियों, बिक्री कर सकल लाभ के प्रतिशत को संबंधित वर्षों के व्यापार खाते में ज्ञात किया जाता है। विद्यार्थियों को ये दर गत 3 से 5 वर्ष के व्यापार खाते बनाकर ज्ञात करनी पड़ सकती है। गत 3 से 5 वर्षों की सकल लाभ की साधारण औसत दर सर्वोत्तम समझी जाती है। प्रत्येक परिस्थितियों में सफल लाभ की उपरोक्त विधि से ज्ञात की गई सकल लाभ की भारित औसत दर अथवा आधारित दर अथवा अन्य दर का भी प्रयोग किया जाता है। बिक्री कल सफल लाभ की दर के आधार पर व्यापार खाते में परिकल्पित सकल लाभ लिखकर क्षति की तिथि के व्यावसायिक संस्था का स्टॉक अनुमानित किया जाता है। इस तरह से हम बीमा संबंधित दावों के क्लेम्स के अकाउंटिंग प्रोसीजर को रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।